हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है इसमें हम रोमांटिक रिवाइवल के बहुत फेमस पोएट जो हैं एस.टी. कॉलरिज, जिनका कि पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका जन्म हुआ था 1772 में। इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी बहुत एक अच्छी पोएम हमारे सिलेबस में है कुबला खान, और एक और पोएम है द डिजेक्शन एंड ओड। ये दोनों पोएम्स भी हम आगे अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट आज जो है हम सिर्फ फोकस करेंगे इनकी लाइफ पे, इन्होंने क्या क्या काम किए और इनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। जो हमारे एस.टी. कॉलरिज थे ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन जो डोरथी थी, उनके ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती आपस में बहुत रंग लाती थी। ये लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ में, और साथ में पोएटिक वर्क भी लिखा करते थे। ये जो है रोमांटिक रिवाइवल के एज के पोएट हैं, लाइक क्लोज टू द इयर्स ऑफ 18th सेंचुरी, लाइक जो कि वर्ड्सवर्थ और जो कॉलरिज हैं इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड 1797 में निकाली थी। वहाँ से लेकर जो 1850s तक आप मान लीजिए, ये जो पूरा रोमांटिक रिवाइवल का पीरियड था ये चल रहा था, और ये लोग वहाँ साथ में ही काम किया करते थे। अब इनका जन्म जैसे मैंने बताया था 1772 में इनका जन्म हुआ था। ये जीसस कॉलेज गए थे 1791 से 94 में। 1797 में इन्होंने सारा फ्रिकर से शादी की थी, और तब भी ये अपने दोस्त के साथ बहुत, लाइक जो वर्ड्सवर्थ थे उनके साथ में इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, और तब भी ये लोग बहुत सारी पोएम साथ में लिखा करते थे। अब इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नोट करने के लिए है वो ये है कि अफीम का यूज़ करते थे। अफीम जिसे हम कहते हैं, ये नशा किया करते थे। इसकी वजह से जो है इनके दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता था, और इसी की वजह से इनका एक्चुअली एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी पोएम लिखूंगा। हर किसी का होता है, जो भी कोई राइटर हो गया, हर कोई अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, तो इनका भी ऐसा ड्रीम था। लेकिन बिकॉज ऑफ द ओपियम यूज़ वो कभी भी अपना वो सपना पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो किसी भी चीज़ पे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। वो कोई भी काम करते थे, लेकिन फाइनली जो होता था कि वो उसको ख़त्म नहीं कर पाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो उन्होंने अच्छी नहीं लिखी है। उन्होंने जो चीज़ें लिखी है वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अच्छी लिखी है। पढ़ने जैसी जो चीज़ें एकदम वैसी। अब इसके लिए जो हमारे इग्नू की बुक में है, उन्होंने कैसे उसको लिखा है, मैं उसको रीड करती हूँ। अनलाइक शेक्सपियर ही कुड नॉट, ही यानी एस.टी. कॉलरिज की वो बात कर रहे हैं, ही कुड नॉट मेक हिज वर्ड्स डिलीवर द रिचेस्ट। अंडर द प्रेशर ऑफ डिमांड दे ब्रोक एंड ऑफन बिकेम इनकोहेरेंट। यानी जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता था तो इनके जो शब्द हैं, क्योंकि वो एक राइटर हैं तो उनके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनके जो शब्द हैं वो टूट जाते थे, और इनकोहेरेंट हो जाना यानी कोई कुछ बोल तो रहा है लेकिन उसका सेंस नहीं निकल रहा है, तो वो वर्ड्स जो है वो इनकोहेरेंट हो जाते थे। और इसीलिए ये कभी भी एक अच्छी पोएट्री, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पोएम्स उन्होंने निकाली, लेकिन एक जो होता है कि हम किसी को बहुत अच्छा राइटर कहेंगे, वैसा वो काम नहीं कर पाए। इस चीज़ से उन्हें परेशानी भी होती थी, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी शेक हो चुका था, क्योंकि वो अपने आप को उतना अच्छा पोएट नहीं मान पाते थे। और इसीलिए इनका जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो ऐसा फिट्स में, जैसे कि हम बोलते हैं किसी को दौरे पड़ते हैं तो वो चीज़ करता रहता है करता रहता है, तो इन्हें भी वैसे ही दौरे पड़ा करते थे काम करने के, आप समझ लीजिए। क्योंकि ओपीएम के नशे में जब इनको जितना होगा उतना ये लिखेंगे, और फिर लाइक अगर नशा ख़त्म हो गया जो भी कुछ है तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट इनकी जो कुबला खान है ये भी कहा जाता है कि उन्होंने नशे में ही लिखी थी। वो सो रहे थे, उन्हें ओपीएम लेके वो सो रहे थे, उन्हें सपना आया, उनको जो जो सपने में दिखा उन्होंने वो सब वहाँ पे लाके जाके लिख दिया। क्योंकि वो उतने अच्छे अपने आप को पोएट नहीं मान पाते थे, उन्हें कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो उससे उन्हें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होता था। अब इनका जो काम है उसे हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो पीरियड है उनका अर्लीस्ट पीरियड है, जो कि 1794 से 96 का है, जो 2 साल का है। इसमें उन्होंने पोएम्स लिखे जैसे कि द सॉन्ग्स ऑफ पिक्सीज, लाइन ऑफ एन ऑटमनल इवनिंग, लूटी एंड रिलीजियस म्यूजिंग्स। उसके बाद है उनका सेकेंड पीरियड, जिसे कि हम ब्लॉसमिंग पीरियड कहते हैं। ये 1 साल तक चला, 1796 से 1797, जहाँ पे उन्होंने अच्छी पोएम्स लिखी जैसे कि ओ टू द डिपार्टिंग ईयर, द लाइम ट्री बोअर, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, फेयर इन सॉलिट्यूड। इसके बाद जो फाइनल ईयर है इसमें उन्होंने सबसे अच्छी अपनी पोएम्स लिखी हैं, जो कि है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, क्रिस्टाबेल एंड कुबला खान। ये सबसे ज़्यादा फेमस पोएम्स हैं, आपने ज़रूर कभी ना कभी इनके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। इसके बाद में जो इनका फोर्थ और आखिरी पीरियड है, इस वक्त तक इनका डिक्लाइन शुरू हो चुका था। ये इनकी आखिरी आखिरी की कुछ पोएम्स हैं, उनमें से जो एक है वो है डिजेक्शन एंड ओड, जो कि हमारे सिलेबस में है, और दूसरी पोएम है वो है लव। ये जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है उनकी बात कर रहे हैं। अब जो है एस.टी. कॉलरिज के बारे में हम एक और बात करें तो वो सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो एक क्रिटिक भी थे। तो इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो एस.टी. कॉलरिज है वो एक पोएट से बेहतर एक क्रिटिक थे। उनका जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये आज भी बहुत ही अच्छी क्रिटिक बुक में से माना जाता है। कॉलरिज हैं वो रोमांटिक पोएट है, लेकिन उनकी रोमांटिक सेंसिबिलिटी के डिस्पाइट उनका जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। अभी इसको आप ऐसे समझिए कि लोग दो तरीके के होते हैं ना, एक जो बहुत ऑब्जेक्टिव सोचते हैं और एक जो बहुत सब्जेक्टिव सोचते हैं।
या एक इमोशनल तरीके से हम सोच सकते हैं वैसा। तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पोएट है, ये तो बस ऐसी हवा हवा में बातें करता होगा। तो कुछ भी चीज़ ऑब्जेक्टिव तरीके से निकालना कि ये सही है गलत है, लाइक पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें करना, आप सोचोगे कि ये तो नहीं कर पाएगा। लेकिन वही चीज़ उन्होंने बताया कि डिस्पाइट हिज रोमांटिक सेंसिबिलिटीज़ इन हिज क्रिटिसिज्म कॉलरिज इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव। जब वो क्रिटिसिज्म पे आते हैं या जब वो क्रिटिक करते हैं किसी वर्क ऑफ आर्ट को, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ही डज़ नॉट डिसरिगार्ड फैक्ट्स एंड ट्राइज हिज बेस्ट टू बी अनप्रेजुडाइज्ड। जो फैक्ट्स हैं वो उनको सामने रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो बायस ना हो। अब ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़, अगर हमारा फेवरेट राइटर लिख रहा है तो इवन दो उसने थोड़ा गंदा भी लिखा होगा तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, दिस इज़ वर्क। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो कोई भी प्रेजुडाइज जो है मन में नहीं रखे और अच्छे से क्रिटिसिज्म करें। अब अगर हम कॉलरिज एज अ पोएट की बात करें तो इनके वक्त में काफ़ी चीज़ें हो रही थी। इनके वक्त बहुत सारी पोएट्री भी बाहर आ रही थी और बाकी चीज़ें भी हो रही थी, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। जो आइजैक न्यूटन है वो साइंस में नई नई चीज़ें, लाइक रिवॉल्यूशनरी चीज़ें वो लोग लेके आ रहे थे। तो बहुत सारी जो चीज़ें उस वक्त उनके वक्त में बदल रही थी, लोगों के विचार बदल रहे थे। और फ्रीडम की बात की जाए तो इट वॉज सो पावरफुल दैट इट सीम टू बी सडन, एज इफ देयर वॉज अ कंप्लीट ओवरटर्निंग ऑफ एवरीथिंग। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ बदल गया है। फ्रीडम का एक सेंस था। तो अब फ्रीडम जिसे हम कहते हैं कि अब आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप फ्री हो। तो अब फ्रीडम हर किसी का अपना अपना कोई भी मतलब ले सकता है। जैसे कि अगर हम वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ेंगे तो जब फ्रीडम की वो बात करते हैं तो वो फ्रीडम में बोलते हैं कि वो नेचर में जा सकते हैं, आराम से खुली हवा में सांस ले सकते हैं और खुद को भी फील कर सकते हैं कि वो प्योर है। वहीं जब कॉलरिज की बात की जाए तो उनका फ्रीडम क्या था? उनका फ्रीडम था कि वो मिस्टीरियस और स्ट्रेंज जोन में चले जाए, सुपर नेचुरल जिसे हम कहते हैं, जो कि नॉर्मल हमारी नेचर होती है और उससे ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे नॉर्मल इंसान, जो ह्यूमन माइंड है उसे समझ में उतना नहीं आता है, वैसी मिस्टीरियस और स्ट्रेंज जोन्स में जाना कॉलरिज के लिए फ्रीडम था। वहीं अगर हम बायरन और शैली की बात करें, पीबी शैली जो है, इनके लिए था फ्रीडम का मतलब कि क्रेव फॉर अ न्यू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, साइंटिफिक रीजनिंग एंड अनप्रेजुडाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। यानी ये इस तरीके की फ्रीडम चाहते थे। ऑब्वियसली फ्रीडम जो है, हर कोई आज़ादी का अपना अपना मतलब निकाल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो सकता है कि अगर आपको जानना है तो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ये दोनों ही साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रांस गए थे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उस वक्त में जो था, फ्रांस को दे यूज टू लुक अप टू, कि फ्रांस में जो चीज़ें या फ्रेंच में जो चीज़ें वो लोग लिख रहे हैं उस तरीके की चीज़ें ये लोग लिखने की कोशिश किया करते थे, कॉपी किया करते थे, ट्रांसलेट किया करते थे, उनसे इंस्पायर होते थे। इनफैक्ट फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने इंग्लिश में लिए हुए हैं। और जो कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंग्लिश की हिस्ट्री में भी उन्होंने जब शुरू किया इंग्लिश बोलना तो असल में इंग्लैंड में जो गरीब लोग थे, जो हाई क्लास लोग नहीं थे, वो लोग इंग्लिश बोला करते थे और जितने भी अपर क्लास के लोग थे वो लोग फ्रेंच बोला करते थे। तो ऑब्वियसली उन लोगों का बहुत ज़्यादा, फ्रेंच का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था ब्रिटिश लोगों पे। और स्पेशली जो कॉलरिज है और वर्ड्सवर्थ, इन दोनों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था फ्रांस में जो जो हो रहा था, जो रिवॉल्यूशन हो रहा था कि राजा को हटाया जा रहा था। ये लोग भी वैसे ही कुछ करने की कोशिश करते हैं बाद में इंग्लैंड में। लेकिन उस वक्त जो है ये लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने गए थे। लेकिन जब फाइनली वहाँ उन्होंने देखा कि जो रिवॉल्यूशन है वो बहुत ब्लड शेड हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और सब कुछ, तो इनका जो दिल है वो टूट गया वहाँ से और फिर ये लोग वहाँ से वापस आ गए। अब जब ये लोग वापस आए तो वर्ड्सवर्थ खुद ने तो ये कहा कि जो फ्रांस में मैंने जितना वक्त निकाला है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ ईयर्स, कि मैंने अपने जो साल हैं वो बर्बाद कर दिए। कॉलरिज जो उन्होंने भी सेम ही चीज़ फील की, लेकिन एक चीज़ वो ये बोल सकते हैं कि वहाँ रह के उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ जो है मन में आए। उन्होंने जो चीज़ें देखी वो कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीज़ें वो देखेंगे जिसकी वजह से उनके मन में कुछ विचार आए। तो आप उसे टोटल वेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस की। उसकी कुछ कुछ इंस्टेंसेस हमें उनकी पोएट्री में भी देखने के लिए मिलते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ओपियम के इफ़ेक्ट की वजह से ओवरऑल जो है कॉलरिज कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत बड़ी बड़ी पोएम से बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। लेकिन जो इनकी तीन सबसे बड़ी और सबसे सबसे बड़ी एज इन लाइक सबसे अच्छी और जो मैसिव पोएम्स हम जिसे कहते हैं कि वाह, उसे आज भी हम लोग रीड करते हैं, वो है कुबला खान, द राइम ऑफ एंशंट मारिनर एंड क्रिस्टाबेल। ये तीन जो है इनकी मेन पोएम्स हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो वर्क है वो क्वांटिटी की जगह क्वालिटी, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो काफ़ी अच्छा लिखा है और क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी उनकी काफ़ी अच्छी है। अब इग्नू की बुक में जो उन्होंने समराइज़ करते हुए लिखा है कि जो जो इनकी बेसिक क्वालिटीज़ है, इनकी जो पोएट्री में कॉलरिज की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने बताई है, 6 क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले है आर्टिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ सुपर नेचुरल।
उस वक़्त बहुत सारे लोग नहीं थे जो सुपर नेचुरल की बात करते थे, मोस्टली नेचर या काम या भगवान इस तरीके की चीज़ें के बारे में बात की जाती थी, प्यार वगैरह। लेकिन सुपर नेचुरल का जो थीम है ये कॉलरिज के टाइम से ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद मिडिवलिज़्म, ये एक एज है, मिडिवल एज जो थी यूरोप में, इंग्लैंड में, वो मिडिवल एज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी आपको इनकी पोएम में देखने मिलेगी। ह्यूमन नेचर एंड एक्सटर्नल नेचर, रिलेशनशिप इन रेसिप्रोसिटी, रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी की बात वो कर रहे हैं। फिर चौथा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ ड्रीम वर्ल्ड ऑथेंटिकेटेड बाय साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस यानी आप किसी को जो एक थेरेपी होती है, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, आप अपने मन में जो भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो जो चीज़ें हैं आप उन्हें प्रॉपर एक चैनल के थ्रू बाहर निकालते हो और उसकी हेल्प से आप कुछ ड्रीम विजन या आप कुछ क्रिएट करते हो। क्योंकि इनकी जितनी भी पोएम्स हम पढ़ेंगे उसमें कुछ भी सीधे सीधे नहीं हो रहा, कुछ अलग ही चीज़ें होती जा रही है, कुछ स्ट्रेंज सा होता जा रहा है। उन्होंने जो जो अभी तक एक्सपीरियंस किया, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में, वो सारी चीज़ों को वो बाहर निकाल के एक ड्रीम वर्ल्ड का एक ड्रीम सीक्वेंस की तरह वो क्रिएट करते जाते हैं। फिर है जो फिफ्थ पॉइंट है वो है इमेजिनेटिव फ्लाइट्स। आप उड़ान जिसे हम भरना कहते हैं कि इमेजिनेशन की उड़ान वो भरते हैं और हमें कहीं और ले जाते हैं। और लिरिसिज्म यानी जो उनकी पोएम्स हैं वो काफ़ी लिरिक्स से भरी हुई है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा उनके बारे में। और आपको अब जो हम आगे पोएम्स पढ़ेंगे आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो है कुबला खान के ऊपर, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से ज़रूर चेक कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।